बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। दो खबरें हैं जो आज व्लॉग में शामिल करेंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अखराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर रखी है इमरान खान ने, और उन्होंने साइफर वाले केस में अब कहा है कि जनाब 248 आइन का जो आर्टिकल है उसके तहत जो इस्तिस्ना हासिल है वज़ीर आज़म को, वो इस्तिस्ना दिया जाए। ये केस नहीं चल सकता, मुकदमा खारिज किया जाए। क्या वाक़यतन वज़ीर आज़म को आइन के आर्टिकल 248 के तहत ये इस्तिस्ना हासिल है जो मांगा जा रहा है? इसकी बात कर रहा हूँ, इस पर बात करेंगे। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं जिनके बेटे की शादी की एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है। नोटों की बरसात हो रही है जनाब। नोट फेंके जा रहे हैं, धड़ाधड़ ढेर लगा हुआ है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। जज साहब कौन है? मेहमानों की तरफ से पानी की तरह नोट बहाना, क्या ये जज साहब का निजी मामला है या इस पर कोई कार्रवाई भी हो सकती है? ज़ाहिर है मुल्क में इतने कानून नाफज हैं, किसी न किसी कानून के तहत तो ये जुर्म होगा ना जिसके तहत कार्रवाई हो सकती है जज साहब के खिलाफ। ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है। जनाब साइफर केस में एक तो जो दफात लगाई गई हैं वो दुरुस्त नहीं है, उनका इतलाक़ ही नहीं होता, और दूसरा ये कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत जो वज़ीर आज़म होता है उसको इस्तिस्ना हासिल होता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। ये इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर के लिए रिस्पोंडेंट्स जो हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं, इस्तिग़ासा को, सरकार को, और कहा है जनाब इस सवाल का जवाब दें जो ये कह रहे हैं। और वकील कौन है इनके? सरदार लतीफ़ खोसा साहब। पहले तो ये समझ लें कि आइन का आर्टिकल 248 है क्या। आइन का आर्टिकल 248 जो है ना, ये इस्तिस्ना देता है, सदर को भी देता है, गवर्नर्स को भी देता है, वज़ीर आज़म को भी देता है, वज़राए आला को भी देता है, सूबाई वज़ीरों को भी देता है, वफाकी वज़ीरों को भी देता है, वज़राए मुमलिकत को भी देता है। लेकिन ये जो मांग रहे हैं ये वाला इस्तिस्ना नहीं देता वो। ये ओहदेदारान अगर कोई जुर्म करते हैं ना फिर इस्तिस्ना नहीं है। ये आगे जाकर मैं बताता हूँ कैसे। उसमें ये लिखा हुआ है कि सदर, वज़ीर आज़म, वज़राए आला, जो भी मैंने ओहदे अभी बताए हैं, वो अपने सरकारी फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान जो फेल अंजाम देते हैं या इरादा करते हैं तो उस पर अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी ये समझा जाएगा कि नेक नीयती के साथ उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। अब उसकी इबारत देखें ज़रा आर्टिकल 248 की, कि अदालत को जवाबदेह नहीं है। ये लिखा हुआ इसमें कि अदालत में जवाबदेही नहीं हो सकती, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी हुई है। अब वज़ीर आज़म साहब अगर कोई जुर्म करते हैं तो वो उसको तो 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल नहीं है। अगर कोई वज़ीर आज़म किसी को ज़ख्मी कर देते हैं, FIR भी दर्ज हो गई, अदालती कार्रवाई भी होगी, ट्रायल भी होगा, वो वज़ीर आज़म है या कोई भी है। अच्छा, यही ये पीपल्स पार्टी वाली है ना, ये सरदार लतीफ़ खोसा, बाबर अवान, एतजाज़ अहसन साहब तो दावा कर रहे हैं ना कि मेरा वो ज़ाती दोस्त है इमरान खान, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। और मुकदमा लड़ने की बात की जाए तो वो कहते डॉक्टरों ने मुझे मना किया, टेंशन नहीं लेनी। यानी इमरान खान का मुकदमा लड़ना टेंशन वाली बात है, तो वो कहते वो इसलिए मैं वो मुकदमा नहीं लड़ रहा उनका। तो इन्हीं लोगों ने अपने वज़ीर आज़म को, यूसुफ रज़ा गिलानी को फंसाया था। इसी तरह की दलीलें देके जैसे इमरान खान के लिए दलील दी जा रही है जब 248 का इस्तिस्ना हासिल है इनको, वो मैंने बता दी है। यही मौक़िफ़ इन्होंने इख्तियार किया था सुप्रीम कोर्ट में यूसुफ रज़ा गिलानी वाले केस में, जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि जनाब स्विस अकाउंट्स के हवाले से आसिफ अली ज़रदारी का जो मामला है तो वहाँ की हुकूमत को ख़त लिखा जाए, रीओपन किया जाए वो मामले को। तो वो ख़त नहीं लिख रहे थे, फ़तहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई इनके खिलाफ। तो इन्होंने कहा जनाब 248 का इस्तिस्ना हासिल है। अब तो वैसे 248 के इस्तिस्ना वाली जो सूरत हाल है ना वो भी तब्दील हो गई है। वज़ीर आज़म जो वज़रा जो हैं वो इनफरादी तौर पे कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। अब हुकूमत जो है, जो मुस्तफ़ा अपेक्स केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि हुकूमत से मुराद वज़ीर आज़म और काबीना, एक बंदे का फैसला तो चलता ही नहीं। रहील शरीफ वाला मामला आपके सामने है। उनको जब NOC दिया गया था कि बैरून मुल्क, ज़ाहिर है जो बंदा
मुलाजमत से सुबकदोश होता है तो उसे बाहर मुलाजमत करनी हो रिटायर्ड बंदे को, तो हुकूमत से एनओसी लेना पड़ता है। उन्हें हुकूमत ने एनओसी नहीं दिया था, बल्कि एक वजारत ने उन्हें एनओसी दिया था। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि पहले वाला एनओसी गलत है, इतने दिन के अंदर अंदर हुकूमत एनओसी जारी करे, कबीना एनओसी जारी करे। तो यानी कबीना का जो मुतफिका फैसला होगा उसे 248 का इस्तिस्ना हासिल है। अब इमरान खान साहब ने जो साइफर लहराया है 28 मार्च 2022 को जलसे में, जलसा आम में, अच्छा जलसे में खान साहब को खुद भी पता है कि वो जुर्म कर रहे हैं और अपनी तकरीर में ये कह रहे हैं कि मैं तकरीर लिख कर नहीं लाता, लेकिन आज मैं लिख कर लाया हुआ हूँ, क्योंकि ये जो हमारे खारजा अमूर का जो है वो मामला है, किसी के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क के साथ वो बिगड़ सकते हैं। इनको भी अंदाज़ा था। और फिर एक और मौक़िफ़ जो है इनकी तरफ से इख्तियार किया जा रहा है कि जो 248 वाली बात मैं कर रहा हूँ कि जनाब जो साइफर है ना, ये डीक्लासिफाइड कर दिया गया था। तो अब ज़ाहरा कबीना ने फैसला किया है कि इसको ओपन कर दिया जाए, तो फिर अब कैसे पकड़ा जा सकता है इस पे इमरान खान को। तो भाई मेरे, इन्होंने लेटर पहले ओपन किया था, जलसे में जिक्र किया, एक वीडियो में जिक्र किया इन्होंने, जहाँ कहते हैं अमेरिका का नाम लेते कि नहीं, मेरे मुंह से निकल गया, अमेरिका का नाम नहीं मैं लेना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें पहले की हैं। और वो साइफर जो डीक्लासिफाइड करने वाली बात है वो है 9 अप्रैल की, 9 अप्रैल 2022 की, जब हुकूमत जाने वाली थी, एक दिन पहले की बात है। तो ये उस वक्त, और फिर उसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ था, उसका गजट नोटिफिकेशन जारी होना था। मीटिंग मिनट्स में सिर्फ लिख देना काफ़ी नहीं होता कि जनाब इसकी मंजूरी दे दी गई है। अब वो भी रिकॉर्ड ज़ाहिर है मंगवाया जा सकता है। और जो इस्तिगासा है वो तो ये कह रहा है कि जनाब ये इसको डीक्लासिफाइड किया ही नहीं जा सकता था, ये एक जुर्म है। इमरान खान ने भी ये कहा हुआ है कि हम गौर कर रहे हैं इस पर, मैंने मुशावरत की है कि अगर मैं इसका इजहार कर दूँ, ओपन कर दूँ, तो कहीं मैं इसको ओपन कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, यानी कबीना इसकी मंजूरी दे भी सकती है या नहीं दे सकती। तो बहरहाल वो कह रहे हैं नहीं किया जा सकता था और किया भी नहीं गया, ओपन पहले कर दिया। कैसे पहले ओपन कर दिए? आपको याद होगा कि जब 3 अप्रैल को वो तहरीक अदम एतमाद थी इनके खिलाफ, वो कासिम सूरी साहब ने मुस्तरद कर दी थी, उन्होंने होश में नहीं लगाई थी, और उसके फ़ौरन बाद इन्होंने जो असम्बली है वो तहलील कर दी थी और 2 मिनट के अंदर अंदर वज़ीर सदर ने उसकी मंजूरी भी दे दी थी। और फिर वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लेके असम्बली को बहाल की और दोबारा जो तहरीक एतमाद थी उस पर वोटिंग करवाई थी। तो वहाँ भी वो जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब, वो लेटर लेके आए थे वहाँ। उनका जनाब ये मेरे पास लेटर है साइफर, जो देखना चाहे देख सकता है। तो इसकी बुनियाद पे, क्योंकि ये बैरूनी एजेंडे के तहत आप इनको हटाना चाहते हैं इमरान खान को, इसलिए आपकी जो करारदाद है वो मैं मुस्तरद करता हूँ, क्या मुहबे वतन नहीं है आइन के फलां आर्टिकल के तहत, इसलिए ये मुस्तरद की जाती है। तो वही कासिम सूरी को आप किस हैसियत से दे रहे हैं? कबीना बकौल आपके 9 अप्रैल को मंजूरी देती है, आप 3 अप्रैल को उनके हाथ में दे देते हैं वो साइफर वाला लेटर जो है। बहरहाल ये मामला कुछ और है, साइफर गुम हो गया हुआ है इनसे, इन्होंने गायब कर दिया, कहीं अपने पास रख लिया। वही जो सीक्रेट एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसका सेक्शन 5 है और 9 है, और तज़ीरत पाकिस्तान की दफ़ा 34 है, 34 है। तो वो 5 ये कहता है कि कोई भी कोड दस्तावेज़ कोई बंदा अपने पास रख ले जो रखने का मिजाज नहीं है, या ऐसे बंदे को दिखा दे जो देखने का मिजाज नहीं है, तो वो मुजरिम बनता है। अब 248 का इस्तिस्ना नहीं मिल सकता। ये बस ऐसे जैसे मैंने यूसुफ गिलानी वाली बात की है ना, उसी तरह का ये मामला है। हाँ, सदर को इस्तिस्ना है, लेकिन इस तरह का नहीं है जैसे जनाब मादर पिदर आज़ाद, ये यानी ये 248 के तहत मादर पिदर आज़ाद हो जाए बंदा, जो मर्जी करता फिरे, जुल्म करता फिरे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। वो कहते हैं अदालत को जवाब दे नहीं है, सरकारी फ़राइज़ की अंजाम दही। ये तो एक प्राइवेट जुर्म है इनका, ये जुर्म अलग चीज़ होती है, सरकारी फ़राइज़ की अंजाम दही अलग चीज़ होती है। वहाँ कोई गलती हो जाए तो फिर जवाब देनी,
उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ कि ट्रायल नहीं हो सकता, ये नहीं लिखा हुआ। हाँ, सदर और जो गवर्नर है ना, उनको किसी हद तक इस्तिस्ना हासिल है फौजदारी कार्रवाई से। वहां ये लिखा हुआ है आइन के आर्टिकल 248 सब आर्टिकल 2 में कि गवर्नर और सदर अगर कोई मुजरमाना कार्रवाई करते हैं जिन्हें उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती, और अगर पहले से चल रही है तो वो रुक जाएगी, वहीं मुंजमद हो जाएगा। ये नहीं है कि सदर ने कोई जुर्म किया है तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी, एफआईआर दर्ज होगी लेकिन कार्रवाई रुकी रहेगी उस वक्त तक जब तक वो सदर हैं और जब तक वो गवर्नर हैं, दोनों को ये इस्तिस्ना। हाँ, जो दीवानी मुकदमात हैं उनमें सदर को भी इस्तिस्ना नहीं है, वो जवाबदेह हैं। वहाँ लिखा हुआ है जो आर्टिकल 248 का जो आर्टिकल सब आर्टिकल 3 है, वो ये कहता है कि सदर और गवर्नर के खिलाफ दीवानी कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन अगर 60 दिन का नोटिस दे दिया जाए तो फिर उनके खिलाफ दीवानी कार्रवाई हो सकती है। वो अमीर जमात इस्लामी वाला केस जो उन्होंने फरूक लगारी के खिलाफ किया था, मेरे ख्याल 5 अरब रुपए का हर्जाने का दावा था या 1 अरब हर्जाने का दावा था, उसकी समाअत हुई थी, लाहौर हाई कोर्ट तक आया था। उसमें सदर फरूक लगारी का बयान कलमबंद होना था, उसके लिए तारीख मुकर्रर हो गई थी, और उसमें बड़ी दिलचस्प बात हुई थी कि जो सिविल जज हैं मुतल्लिका, उन्होंने ये कहा था जनाब क्योंकि वो रियासत के सरबराह हैं इसलिए अदालत जो है वो खुद ऐवान सदर जाके उनका बयान कलमबंद करेगी। और फिर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया वो सिविल जज का मामला, और लाहौर हाई कोर्ट ने फिर उसको रोक दिया कि ऐवान सदर नहीं जाना। इस तरह 248 के इस्तिस्ना नहीं बनता, ये मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ। यूसुफ रजा गिलानी केस इसकी एक मिसाल है। अब आते हैं जनाब, लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं, उनके बेटे की शादी की तकरीब है, वीडियो बड़ी वायरल है और हम भी आपको वो दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, आप देख रहे होंगे। तो वो जनाब नोट बरसाए जा रहे हैं और मौसीकी चल रही है, गाने वाले हैं और उनके सामने जनाब ढेर लगा हुआ है नोटों का। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं फवाद चौधरी समेत कि जनाब ये तो निजी मामला है, जज का निजी महफिल थी, शादी की तकरीब थी और 10-10 रुपए और 50-50 और 100-100 रुपए फेंकने से क्या ये लगता है कि जनाब वो अरबपति है। इस तरह की बातचीत उन्होंने की है जनाब। छोटो पर गाली कोई नहीं है जनाब, कहते ए नोट इतना गाली कोई नहीं है भाई। ये जो शादी की तकरीब में नोट फेंके जाते हैं ना, जो पांडाते हैं या ये मौसीकी वाले होते हैं या दीगर जो भी तफरीह के लिए लोग आते हैं, लोगों की तफरीह तबाह के लिए जो फनकार आते हैं, उन पे जो नोट बरसाए जाते हैं इस्लामी का हिस्सा होता है, न्यूंदरे का हिस्सा होता है। और बाद में वो हिसाब किताब करते हैं कि जनाब फलां बंदा आया था हमारे बेटे की शादी पे तो उसने इतने 1000 रुपए जो हैं वो फनकारों को दिए थे, तो जब हम शादी पे जाएंगे तो असं चुप करके नहीं बैठना, असं उतारना है। न्यूंदरा भी यही होंगे ना कि जिन्ने पैसे तुम मैंने शादी दे दिते मैं उन्होंने थोड़े जे इजाफा करके थोड़े बच्चे की शादी दे देंगा। इसी तरह ये होता है, ये जो नोट फेंके जाते हैं ना दूल्हा के ऊपर या फनकारों के ऊपर, ये इसका एक मकसद ये भी होता है, एक तो अपनी खुशी होती है इनकी, एक मकसद ये भी होता है कि जनाब जिसके बेटे की शादी है वो भी खुश हो जाए। जनाब मेरे यारों दोस्तों रिश्तेदारों ने बड़ा चाह किया जनाब मेरे बेटे की शादी का, उसकी खुशी भी मतलूब होती है। ये कोई अल्लाह की खुशनुदी के लिए फनकारों को पैसे नहीं दिए जाते, उस बंदे की खुशनुदी के लिए ये पैसे दिए जाते हैं। अच्छा, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान है ना, वो जो नोटों की बरसात से खुशी हासिल होती है वो खुशी हासिल नहीं कर सकते, उन पर पाबंदी है। ये एक ख़ास हद से बड़ा तोहफा कबूल ही नहीं कर सकते। मैंने कहा ना ये तोहफे की एक शक्ल है। तोहफा इसलिए दिया जाता है कि जनाब जिसको तोहफा दिया जा रहा है बंदा खुश हो जाए, और उसी से जुड़ी हुई ये बात है। जो नोट फेंके जाते हैं वो भी इसलिए कि जनाब जिसकी शादी है या उसके वालिदैन जो हैं या रिश्तेदार हैं वो खुश हो जाएं कि जनाब बड़ा साढ़े मुंडे थे, इन्होंने बड़ा चाह किया। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये आइन के जो शेड्यूल 3 है ना, उसके तहत जो जज साहबान हल्फ उठाते हैं उसमें ये कहते हैं, एक तो आइन और कानून की पासदारी की बात की जाती है, दूसरा भी वो ये कहते हैं कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, जो ज़ाब्ता अखलाक तय कर दिया हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, हम उसकी पाबंदी करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है उसकी खिलाफ वर्जी पर आइन के आर्टिकल 209 के तहत
जज फारग हो सकता है। ये आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 5 के तहत ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये बनाए जाते हैं। और कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ये कहता है कि जज मुकम्मल तौर पर आवाम की नज़रों में होता है। ये आर्टिकल 5 है कोड ऑफ कंडक्ट का। यानी जज साहब अगर अदालत में ही बैठे हुए हैं, कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते कि जितनी शोहरत मिली हुई है ज़्यादा शोहरत के लिए उबर के रिमार्क देंगे। फिर ये भी कोड ऑफ कंडक्ट है। वो कहते हैं जज में नज़र होती है अवाम की, वो नज़रों के सामने होता है, जज की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है। और फिर जो उसका आर्टिकल 8 है कोड ऑफ कंडक्ट का, वो ये कहता है कि जज साहब है ना, वो करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से सिर्फ रिवायती तहाइफ ही वसूल कर सकते हैं। महंगे तहाइफ नहीं ले सकते कि जनाब न्यूंदरा तो थोड़ी बरादरी च रिवाज आ कि 10,000 देना, और तुसी इत्थे मर्सिडीज ले जा रहे हो, ओडी ले जा रहे हो, ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕता। सिर्फ रवायती तहाइफ ਜਿਹੜੇ ਨੇ वो ले सकते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जज को अगर महंगा तोहफा कोई देता है ना गैर रवायती, तो वो लेने से इनकार कर देना चाहिए, वो ले ही नहीं सकता। यार कोड ऑफ कंडक्ट बनाने वालों को पता है ना कि तहाइफ की शक्ल में रिश्वत भी दी जाती है ना, कि रिश्वत ही ना ले रहा हो तहाइफ की शक्ल में। इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि जज साहब उस तकरीब में, वो जो तफरी वाली तकरीब है, उसमें नहीं जा सकते जिससे उनकी गैर जानबदारी पर हरफ आए या उनकी शख्सियत पर हरफ आए। तो भाई मेरे ये इस पे हरफ आ गया ना, जज साहब पे हरफ आ गया ना जनाब, ये इतने पैसे कहाँ से आ गए, उसको छोड़ दें आप, किन के पास पैसे कहाँ से आए। लेकिन वो जो पैसे लुटा रहे थे वो किसको खुश कर रहे थे? क्या ये हमारे जो पंजाब में है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो भी इस तरह की तकरीबात होती हैं शादी ब्याह की, उनमें जो भी रिश्तेदार या दोस्त खर्चा करते हैं, हम तोहफ़े की शक्ल में या किसी और शक्ल में, वो उधार समझा जाता है जो वापस करना होता है। कल को जब ये जज साहब किसी और जो नोट उड़ा रहे थे लोग, उनमें से किसी की शादी में जाएंगे, उनके बच्चे की शादी में, तो क्या इसी तरह नोट लटाएंगे? ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, ये चीफ जस्टिस बनने से कुछ अर्सा पहले की बात है। पंजाब बार काउंसिल ने इन्हें एक तकरीब में मदऊ किया, वहाँ आते हैं, जब गए हैं वो ज़ाहिर है जो मेहमान खसूसी होते हैं जाते हुए, उनको वो कोई यादगारी शील्ड या कोई गिफ्ट जो है वो दे दिया जाता है ताकि याद रहे कि जनाब हम उस तकरीब में गए थे। इनको उन्होंने एक शील्ड दी, एक डेकोरेशन पीस दिया, वो बाज सा बना हुआ था, तो वो उन्होंने वसूल कर लिया और ले गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वो घर गए, अच्छा वो ख़रीदा गया था अल फतेह स्टोर से। जब वो घर गया तो इनकी अहलिया ने इन्हें ये कहा कि जनाब मैंने तो उसका देखा है कि उसका निकाला होगा ना उन्होंने कीमत शीमत नेट शेट से, तो उन्होंने कहा जनाब ये तो अल फतेह स्टोर से ख़रीदा गया है और ये तो 2.5 से 3 लाख रुपए इसकी मालियत है, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते। तो काजी साहब ने कहा ये तो हम ले ही नहीं सकते, अब क्या करें? उन्होंने एक लेटर लिख दिया तोशा खाना के सेक्रेटरी वगैरह को। उनका जनाब ये इस तरह गिफ्ट है, इसकी मालियत बहुत ज़्यादा है, तो मेरी अहलिया ने चेक किया है, तो ये हम रख नहीं सकते, तो क्या हम तोशा खाना में जमा करवा दें इसको? तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हम तो 30-35 हज़ार वाला तोहफ़ा जो है वो ले सकते हैं, इससे महंगा तोहफ़ा ले ही नहीं सकते, रख ही नहीं सकते, तो ये तोशा खाना में जमा करवा दें। तो फिर तोशा खाना वालों ने कहा कि नहीं जनाब आपका अपना एक सुप्रीम कोर्ट का अपना एक म्यूज़ियम या कह लें आप नुमाइशगर है, वहाँ आप रख सकते हैं। तो फिर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का म्यूज़ियम है, जो तोहफ़े वगैरह जजों को मिलते हैं, वो बना लिया है उन्होंने, तो वहाँ उन्होंने उसको रखवा दिया और बाकायदा रसीद दी। अगर ये, हालांकि किसको पता चलना था कितना महंगा है, कितने का है, किसने रसीदें चेक करनी थी, क्या होना था, क्या, ये तो अपने ज़मीर की बात है ना। अच्छा अज़ीज़ जवेद घराल साहब जो है ना, इनकी शख्सियत पहले भी थोड़ी सी मतनाज़ा है। इनका गुजरात से ताल्लुक़ है, इनके कज़न थे वो काफली के टिकट पे रुकने असम्बली थे, इनके एक भाई या कज़न जो हैं वो लंदन में हैं PTI के अहदेदार। जब परवेज़ इलाही साहब मुबैना तौर पे अपनी दूसरी अहलिया के साथ वहाँ सैर सपाटे के लिए गए थे, तो मेज़बानी के फ़राइज़ उन्होंने अंजाम दिए थे। और फिर एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें ये चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के घर
किसी तकरीब में जाते हैं, मुलाकात करते हैं और वहाँ से फिर निकल रहे हैं, गाड़ी शाड़ी में सवार हो रहे हैं। जब परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे ना पहले मुशर्रफ वाले दौर में, तो उन्होंने इन्हें प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब लगाया था और बाद में फिर ये लाहौर हाई कोर्ट के जज हो गए। और इब्तिदा में ये चौधरी फैमिली जो है उनके केसों की समाअत नहीं करते थे। जब इमरान खान के दौर में चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ पुराना रेफरेंस जो है वो खोला गया नैब की तरफ से, क्योंकि जो उस वक्त थोड़ी सी तड़ी फड़ी दिखा रहे थे, तो वो केस इन्हीं के बेंच में लगा था, अजद गराल साहब के, तो इन्होंने सुनने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में कुछ ऐसी हवा चली कि इन्होंने जनाब केस सुनने शुरू कर दिए इस फैमिली के भी। और मुन्नस इलाही साहब का केस ना सिर्फ सुना इन्होंने, बल्कि वो पर्चे खारिज कर दिया था उन्होंने। और फिर शहबाज शरीफ वाला जो केस था उसमें सरदार डोगर साहब के साथ इनकी डीबी थी, डिवीज़न बेंच था, ये जूनियर जज थे, और उनकी जो बेल थी ये अनाउंस कर दी गई कि ना मंजूर हो गई है, लेकिन वो फैसला ही नहीं आ रहा था। पता ये चला कि वहाँ चैम्बर में ये कह गए कि ठीक है जनाब मंजूर कर लेते, लेकिन अपने चैम्बर में जाके इन्होंने कहा जनाब मैं तो इख्तलाफ करता हूँ। बाद में फिर वो रेफरी बेंच के पास मामला गया, तो 2-3 दिन पता ही नहीं चला था कि जनाब ये मंजूर हुआ है, ये मुस्तरद हुआ है। जो लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट थी वहाँ पे अलाउड चल रहा था कि मंजूर हो गई है, लेकिन फैसला बाहर ही नहीं आ रहा था। फिर ज़राए से पता चला, हमने भी खबर दी कि जनाब ये तो दोनों जजों में इख्तलाफ हो गया है, अपने चैम्बर में जाके मुकर गए हैं। बहरहाल जो भी है, मेरे ख्याल में तो ये जो हुआ है नोटिस छूटने वाला मामला, तो मेरे ख्याल में तो ये मिसकंडक्ट है। बाकी पता नहीं आगे क्या कार्रवाई होती है, होती भी नहीं होती, नज़रअंदाज कर दी जाती है कि मुंडे की खुशी थी कोई गल नहीं यार छो पर। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।